Hello students, today we will discuss about rate law and order of reaction. This is our lecture number 4. So rate law study करने से पहले हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन हम 11th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं और ये लॉ क्या कहता है. फॉर दिस लॉ suppose a general reaction in which small a moles of A combines with स्मॉल बी मोल्स ऑफ बी एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स. इसके लिए मैंने ये एक जनरल रिएक्शन कंसिडर की है. तो देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर रिएक्ट करता है तो उसके रिएक्ट करने की स्पीड उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. अब ये एक्टिव मास क्या है? एक्टिव मास होता है मोलर कंसंट्रेशन. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन वी कैन से दैट द रेट एट विच A reacts is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. कहता है किस स्पीड से A रिएक्ट करेगा, ये इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट. तो देखिए यहाँ पे A का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? स्मॉल a. तो यहाँ पे A है, ये इसके पावर की फॉर्म में आ जाएगा. सिमिलरली द रेट एट विच B रिएक्ट्स, तो बी जिस स्पीड से रिएक्ट करेगा वो बी के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट. दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन. तो अगर ए के रिएक्ट करने की स्पीड ये है और बी के रिएक्ट करने की स्पीड ये है, तो अगर मैं इन दोनों को देखती हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि देखिए जब ए और बी जिस स्पीड से रिएक्ट करेंगे वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा. तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट. और यहाँ पे अगर हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा और उस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. सो according to law of mass action we can say the rate at which a substance reacts is proportional to its active mass and hence the rate of reaction is proportional to the product of the active masses of the reactants each raised to the power equal to its stoichiometric coefficients as represented by the balanced chemical equation. कहता है ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे, ये जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, इन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं. किसकी पावर? उस रिएक्टेंट के एक्टिव मास के पावर की फॉर्म में. तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट. जब इसको हमने अप्लाई किया डिफरेंट रिएक्शंस पे, देन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट for every reactions this A and B means these powers may or may not be equal to the stoichiometric coefficients. means कुछ तो ऐसे रिएक्शंस थी जिनकी जो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उनके रिएक्टेंट्स की पावर्स उनके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स के इक्वल पाई गई. लेकिन बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस भी थी जिनके अंदर रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस की पावर्स उनके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स के इक्वल नहीं पाई गई. तो वहाँ से जनरेट हुआ रेट लॉ. एंड अकॉर्डिंग टू रेट लॉ वी कैन राइट, ये देखिए रेट लॉ क्या कहता है कि अगर आप एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं, वो जनरल रिएक्शन क्या है? मैं सेम रिएक्शन ले लेती हूँ. स्मॉल a मोल्स ऑफ A कंबाइंस विद स्मॉल b मोल्स ऑफ B एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स, राइट. तो रेट लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू डिपेंड अपॉन अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ A. देखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ वी कैन राइट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. तो मैं यहाँ पे A नहीं लिख के मैं इसको अल्फा लिख देती हूँ. इनटू में B की पावर B स्मॉल b हो भी सकता है या फिर बीटा. तो जो रेट लॉ है, रेट लॉ ये कहता है कि ये जो हम रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस की पावर्स लगाते हैं, ये पावर्स उनके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स में और मे नॉट बी. मीन्स कुछ ऐसे रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर ये अल्फा और बीटा ए और बी के इक्वल पाए जाते हैं,
और बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जहाँ पे ये अल्फा और बीटा ए और बी के इक्वल नहीं पाए जाते। देन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द पावर्स ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स may or may not be equal to the stoichiometric coefficients of the reactants। ये यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है कि इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर हम इसको रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, या इसका एक नेम और भी है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, specific reaction rate। So in rate law expression the constant of proportionality is known as velocity constant, rate constant और specific reaction rate। ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है दिस इज रेट लो, राइट। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ अल्फा और बीटा है, ये अल्फा बीटा रिएक्शन जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट्स के स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स के इक्वल हो भी सकते हैं और इनके इक्वल नहीं भी हो सकते। अब हम देखते हैं कि ये जो रेट कांस्टेंट है जिसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट बोल रहे हैं ये क्या है। हमने रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर ये एक्सप्रेशन स्टडी किया था, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर बीटा। देखिए अगर हम के को डिफाइन करना चाहते हैं तो मैंने क्या किया, रिएक्टेंट ए के कंसंट्रेशन को 1 मोल पर लीटर ले लिया। सिमिलरली मैंने रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन को भी 1 मोल पर लीटर ले लिया। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये 1 पुट करती हूँ कि 1 की पावर अल्फा इज ऑल्सो 1, बी की पावर अल्फा बी है यहाँ पे ये भी 1 है तो 1 की पावर बीटा ये भी 1 आ जाएगा। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू के। क्लियर। सो यहाँ से अगर आप रेट कॉन्स्टेंट को डिफाइन करना चाहें तो आप क्या कहेंगे कि रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए रेट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल कब हुआ, व्हेन ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स, जैसे मैंने यहाँ तो ए और बी लिया है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकते हैं, व्हेन ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर टेकन एज यूनिटी। जब हम रिएक्टेंट्स जितने भी हैं हमारे पास उन सभी रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को यूनिटी पुट कर देंगे, उस टाइम उस रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम रेट कांस्टेंट के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ पे जब हमने कंसंट्रेशंस को यूनिटी पुट किया है इसीलिए हम इस रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो हमने के के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं जिसको हम रेट कांस्टेंट बोल रहे हैं, इस रेट कांस्टेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखिए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कहता है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के फास्टर विल बी द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए कहता है कि अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी, अब आप खुद देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर कि के की वैल्यू अगर लार्ज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, लार्ज, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। सेकंड क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर। मीन्स मैंने एक रिएक्शन ली है ए प्लस पी कन्वर्ट्स इनटू पी और इसके लिए मैंने रेट कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड आउट की, फॉर एग्जांपल दैट इज एक्स, और ये कितने टेम्परेचर पे है, मैंने मान लिया 40 डिग्री सेल्सियस पे है। अगर हम सेम रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट निकालना चाहें और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, मीन्स चेंज कर दें, तो मैंने टेम्परेचर को यहाँ पे कर दिया 60 डिग्री सेल्सियस। अब रिएक्शन हमारे पास सेम है, सिर्फ हमने टेम्परेचर को चेंज किया है, तो टेम्परेचर चेंज करने से भी हमें के की वैल्यू चेंज हुई ही मिलेगी। मान लो वहाँ पे वाई हो गई है। क्लियर। सो ऑन चेंजिंग टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑल्सो चेंजेस फॉर द सेम रिएक्शन। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कहता है अगर हम के की वैल्यू को देखना चाहें तो कहता है कि वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये तो ऑलरेडी क्लियर है, इसकी डेफिनेशन जब हमने की थी तो रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है कब, जब कंसंट्रेशंस को यूनिटी पुट कर देते हैं। मीन्स जो के की वैल्यू है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। फोर्थ पॉइंट है, और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट
डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कहता है इस के की यूनिट्स क्या होंगी, ये यूनिट किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो हम पहले स्टडी करेंगे कि ये ऑर्डर क्या होता है, उसके बाद हम के की यूनिट्स के बारे में पता करेंगे। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर विल बी द रिएक्शन। ऑन चेंजिंग टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑल्सो चेंजेस फॉर द गिवन रिएक्शन। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड the units of rate constant depends upon the order of reaction. So now we will study about the order of reaction. देखिए एक जनरल रिएक्शन हमने कंसिडर की है। स्मॉल a मोल्स ऑफ A कंबाइंस विद स्मॉल b मोल्स ऑफ B एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k क्या है यहाँ पे, रेट कॉन्स्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर अल्फा इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर बीटा। अगर ए और बी के अलावा और भी रिएक्टेंट्स यहाँ पे होते तो हम लिख सकते थे इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर गामा एंड सो ऑन। ये एक रेट एक्सप्रेशन है। इस रेट एक्सप्रेशंस के अंदर जो पावर्स हैं, अब यहाँ पे पावर्स क्या हैं, यहाँ पे पावर्स हैं अल्फा एंड बीटा। अगर मैं इन पावर्स का ऐड कर देती हूँ, इन पावर्स का सम निकाल लेती हूँ, तो मान लो वो सम किसके इक्वल आया है, एन की। एंड दिस सम ऑफ पावर्स ऑफ रेट एक्सप्रेशन, ये कहता है ये जो पावर्स दे रखी है ना रेट एक्सप्रेशन में, इनका अगर हम सम कर दें, दिस इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मीन्स इफ यू वांट टू डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देन यू कैन से द सम ऑफ द पावर्स, द सम ऑफ द पावर्स, ये पावर्स हैं देखिए, टू विच द मोलर कंसंट्रेशंस इन द रेट इक्वेशन। कहता है जो हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें हमारे रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशंस की जो पावर्स होती हैं, उन पावर्स के सम को हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर। तो देखिए ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर मीन्स एन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मीन्स पॉजिटिव हो सकती है। इवन ये वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है, मीन्स फ्रैक्शनल भी वैल्यू हो सकती है ये, राइट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर अमोनिया का डीकम्पोजिशन, फर्स्ट वन, अमोनिया डीकम्पोज होता है N2 और 3H2 में। तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है अमोनिया, इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, लेकिन जब हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेट एक्सप्रेशन यहाँ पे किसी भी चीज़ पे, किसी रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सिमिलरली HI इसका डीकम्पोजिशन है, इसमें ये भी देखिए रिएक्टेंट हमारे पास HI है, इसके 2 मोल्स हैं, बट ये HI पे डिपेंड नहीं करता, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हम एग्जांपल लें तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकम्पोजिशन, तो यहाँ पे देखिए H2O2 का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इसका 1 है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास देखिए C2H4 प्लस H2 कन्वर्ट इंटू C2H6। यहाँ पे C2H4 एक रिएक्टेंट है, H2 हमारा सेकेंड रिएक्टेंट है, इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन दोनों रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करती, इन दोनों में से किसी एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है और उसकी भी पावर 1 पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ फ्रैक्शनल ऑर्डर के। तो ये फ्रैक्शनल ऑर्डर में देखिए ये है H2 प्लस Br2 कन्वर्ट इंटू 2HBr। इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दैट इज 3/2, फ्रैक्शनल आता है इसका। सिमिलरली COCl2 का डीकम्पोजिशन है, तो ये भी फ्रैक्शनल ऑर्डर है। तो देखिए ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मीन्स पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। अब चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, और क्वेश्चन क्या है हमारा, कैन द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन बी नेगेटिव? क्या किसी रिएक्शन का ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है? तो आप इस क्वेश्चन को सोचिए, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है? अगर आपको आंसर आता है देन कमेंट में प्लीज़। चलिए आगे देखते हैं। ये जो ऑर्डर हमें यहाँ से पता चल गया, तो अब हम देखते हैं
कि रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होंगी अगर ऑर्डर चेंज होता है तो, क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा है द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब ये ऑर्डर तो हमें पता चल गया, रेट कांस्टेंट की हम बात करते हैं यूनिट्स की। ये एक जनरल रिएक्शन हमने कंसिडर की है। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बीटा, राइट। अगर हम इस रेट एक्सप्रेशन से ऑर्डर निकालना चाहें तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू को मैं n कंसिडर कर लेती हूँ। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इसको मैं सिंबॉलिकली कैसे लिख सकती हूँ, चेंज के लिए मैंने d यूज़ कर लिया, आप डेल्टा भी यूज़ कर सकते थे। कंसंट्रेशन के लिए मैंने x यूज़ कर लिया, एंड चेंज इन टाइम के लिए मैंने dt यूज़ कर लिया। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन को आप सिंबॉलिकली dx/dt लिख सकते हैं, राइट। इज इक्वल टू के, ए आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है, तो कंसंट्रेशन की पावर अल्फा है। बी क्या है, बी भी आपके पास कंसंट्रेशन है, इसकी पावर क्या है, बीटा। अब देखिए क्योंकि हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो ये x हमारे पास क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो मैं इसको भी लिख सकती हूँ कंसंट्रेशन। dt क्या है, टाइम, तो मैंने इसको टाइम लिख दिया, किसके इक्वल आ गया, k। देखिए कंसंट्रेशन की पावर अल्फा एंड कंसंट्रेशन की पावर बीटा, जब कोई भी दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में हो जिनका बेस सेम है तो हम क्या कर देते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो हमने लिख दिया कंसंट्रेशन की पावर अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसको मैं n के इक्वल भी पुट कर सकती हूँ। तो हमने इसको लिखा कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू k, और कंसंट्रेशन की पावर को मैंने क्या ले लिया, n। अब देखिए हम k की यूनिट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैंने इस टर्म को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये हमारे पास क्या मिला, k कंसंट्रेशन ओवर टाइम इनटू में कंसंट्रेशन की पावर n। अब यहाँ देखिए बेस सेम है, डिवीज़न में है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, तो कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n ओवर टाइम। किसकी यूनिट आ गई है, ये k की यूनिट आ गई है। अब देखिए k की यूनिट क्या हो सकती है, तो उसके लिए कौन डिसाइड करेगा k की यूनिट, ये n डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा वो देखिए आप, अगर हम n की वैल्यू 0 लेते हैं, n की वैल्यू 0 का मतलब हमारी रिएक्शन 0 ऑर्डर है। अगर 0 ऑर्डर है तो देखिए यहाँ पे 0 पुट किया तो क्या आया, 1 माइनस 0 1, मतलब k की यूनिट क्या आ गई, कंसंट्रेशन ओवर टाइम, ठीक है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर। टाइम की यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेकंड हो सकती है, मिनट हो सकती है, आर हो सकती है, तो मैं इसको पर टाइम ही लिख देती हूँ। इट मीन्स इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0 देन यूनिट ऑफ k इज मोल्स पर लीटर पर टाइम, राइट। अगर हम n की वैल्यू को लेते हैं 1, मीन्स रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे आप 1 पुट करोगे, 1 माइनस 1 0, किसी की भी पावर 0 मीन्स 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, पर टाइम, मीन्स पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, इस तरह से। अगर n की वैल्यू हो 2, तो देखें यहाँ पे आप n की वैल्यू 2 पुट करो तो 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर -1 और डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर, और उसकी पावर -1, तो मोल्स पर लीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर पर मोल के अंदर, एंड पर टाइम, टाइम हम कुछ भी ले सकते हैं, सेकंड, मिनट, इस तरह से। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 3 हो तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 क्या होगा, -2, मीन्स कंसंट्रेशन की पावर -2 डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर लीटर, पावर -2 है तो क्या हो जाएगा, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर टाइम। तो देखिए k की यूनिट्स चेंज होती जा रही है
on changing the order of reaction. It means the unit of rate constant depends on the order of the reaction. अब इसी पे ही काफ़ी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनती हैं, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप सोल्व करिए.